आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट आ चुका है। जिसका प्री क्वालिफाई हो गया है उनके लिए मेंस इज़ लाइंड अप। और आरआरबी क्लर्क का भी जिसका हो सकता है आरआरबी पीओ प्री में ना क्वालिफाई हुआ हो, आरआरबी क्लर्क प्री का रिजल्ट आने वाला है। यदि वो अच्छा उसमें अटेम्प्ट किए होंगे एक्यूरेसी के साथ में, तो निराश नहीं होइए, आपका भी जो है क्लर्क निकल जाएगा। कोई एक एग्ज़ाम निकलना यहाँ पर ज़रूरी है, कोई एक कॉम्पिटिशन निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है पीओ नहीं निकला, क्लर्क तो एटलीस्ट निकलना चाहिए। लेकिन अब आगे के लिए जो है प्री जैसे निकल गया है तो मेंस में क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने 2019 में आरआरबी पीओ क्वालिफाई किया है, एंड व्हाट वाज द स्ट्रेटजी दैट आई हैव एडॉप्टेड एंड वेंट थ्रू, और मैं सफल भी रहा। मेरा सिलेक्शन 2019 में एज पीओ हुआ। तो क्या कुछ मैं समझता हूँ समय बहुत कम है यहाँ पर, और क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तरीके आपके पढ़ने के होने चाहिए जिनमें आप आरआरबी पीओ में और आरआरबी क्लर्क में मेंस में अच्छा कर सकें, अच्छा कट ऑफ क्लियर कर सकें, इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर सकें। कई बार होता है कि ओवरऑल कट ऑफ निकल जाती है, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं क्लियर होती है। तो यहाँ पर मेरा जो है ये बताना यहाँ पर मोटिव है कि इंडिविजुअली कैसे सेक्शंस को प्रिपेयर करना है। अभी बचे हुए दिनों में जो मेंस के लिए बचे हुए दिन हैं उसमें क्या कुछ प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या तरीके अपनाए थे, कैसे पढ़ाई की थी, ये मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगा। दैट माइट बी हैंडी फॉर यू ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो हम यहाँ पर अभी सेक्शनल इंडिविजुअली जो सेक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए आपका प्रिपरेशन का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीए के सेक्शन की बात करेंगे। जीए में मैं देख रहा था कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि जीए को प्रिपेयर करने के लिए, अगर जीए में देखा जाए बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, तो अब इतना कम समय बचा हुआ है, 20 दिन 25 दिन जो कुछ भी समय बचा हुआ है, उसमें क्या कर रहे हैं कि कोई एक मार्केट से गए और कोई एक बुक जनरल अवेयरनेस की या बैंकिंग अवेयरनेस की उठा करके ले आ रहे हैं और उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात आप यह समझिए कि आप यदि बैंकिंग अवेयरनेस की बुक अभी लेकर के आ रहे हो और अभी से शुरुआत कर रहे हो, आपका पूरा टाइम किल हो जाएगा। आपको ज़रूर बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको पीएचडी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको इन डेप्थ बहुत ज़्यादा गहराई तक उसके नहीं आना है, वहाँ पर रिसर्च नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो पहली बात तो कोई चीज़ नया बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस में ना शुरू करिए, टाइम किलिंग होगा। आपको और भी ज़्यादा सेक्शंस अभी यहाँ पर पढ़ने हैं, आपको मॉक देना है, आपको और भी कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ने हैं, आपको क्वांट्स पढ़ने हैं, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है। सारे सेक्शंस अभी आपके पास पढ़े हुए हैं। यदि आप कोई इंडिविजुअल बुक ले करके अगर पढ़ाई करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, और क्या होगा कि फिर लास्ट में जब समय नहीं बचेगा तो आप इरिटेट हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार मेरा प्री तो निकला लेकिन मेंस के लिए मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है, मैं क्विज नहीं सॉल्व कर पाया हूँ, मैं मॉक नहीं अच्छे से दे पाया हूँ, मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, ये बात आ जाएगी यहाँ पर। तो अभी मेरा पहला ये कहना है कि बिल्कुल भी कोई नई चीज़ को मत शुरू करो भाई। ठीक है, यहाँ पर नई चीज़ों को शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बैंकिंग अवेयरनेस में आपने नोट्स बनाई होंगी, आपकी कोचिंग में नोट्स बनी होंगी, और भी जो आपके पास नॉलेज होगी, हाँ छोटे मोटे अगर टॉपिक्स हैं तो उसको मैं कहूँगा कि यूट्यूब वीडियोज़ हैं, जैसे अड्डा 24/7 पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। टेस्ट जोन पर, टेस्ट बुक पर जो है, सॉरी टेस्ट जोन मैंने बोला, टेस्ट बुक पर बहुत सारे वीडियोज़ बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर के पड़े हुए हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं जाना है आपका, उससे अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसको आप लिख लीजिए, अपने नोट्स पर लिख लीजिए। अब लेकिन बुक लेकर के कोई उसको पढ़ते ना रह जाओ, बहुत ज़्यादा आपका समय किल हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगी, लेकिन और चीज़ का समय नहीं मिलेगा, और भी सब्जेक्ट पढ़ने के जो है आपको टाइम नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं करना पहला काम। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं बोलूँगा। अब करंट जीए के लिए क्या करें आप, करंट सेक्शन के लिए क्या करेंगे। करंट सेक्शन के लिए जब हमने दिया था और सब्सिक्वेंटली मैं जो एग्ज़ाम हो रहे हैं मैं उसमें देख रहा हूँ कि अब थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर चेंज ये हुआ है कि अभी तक क्या होता था, पिछले 2 महीने 3 महीने की करंट आ जाती थी। ठीक है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि 8 से 9 महीने का एटलीस्ट आप प्रिपेयर करके जाइए। 8 से, मेरा अपना तरीका है, आपको यदि सही लगे तो आप करिए। मैंने ऐसे ही किया था, और इस बाद की जो परीक्षाओं को हमने दिया है उसमें आया है, मेंस में पिछले 8 से 9 महीने के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो करंट जीए में आप ये करिए करंट सेक्शन के लिए कि पिछले 8 से 9 महीने की प्रिपेयर करके जाइए। होता क्या है कि हम बेसिकली 2 से 3 महीने का बहुत ज़्यादा अच्छा करके जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उससे और पहले के आ जाते हैं प्रश्न, तो वहाँ पर हमारा थोड़ा सा, वहाँ पर हम लैग कर जाते हैं और हमारे मार्क्स जो है कम हो जाते हैं। ठीक है, स्टडी आईक्यू बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है डॉक्टर गौरव गर्ग सर का।
दैट आई हैव बीन फॉलोइंग अपॉन। और आज भी मैं जैसे जॉब में हूँ तो भी स्टडी आईक्यू को अडॉप्ट करता हूँ, उससे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा सोर्स है स्टडी आईक्यू में। आपको क्या करना है कि जो हर रोज़ की वीडियो सर की आती हैं उनसे आप पढ़ाई करिए। रिवीजन के लिए जो एक लंबा वीडियो बनता है, रिवीजन वीडियो बनता है सर का, उससे आप रिवीजन करो। ठीक है, और कोई 2 सोर्स रखो करंट जीए के लिए, जैसे अफेयर्स क्लाउड हो गया। अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाई उससे कीजिए। क्या होता है कि बेसिकली जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स हमारे आँखों के सामने से चीज़ें गो थ्रू होती हैं, उतना ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हमारी बनती है, उतना ज़्यादा याद होता है। तो याद ही तो करना है करंट में। ठीक है, तो डॉक्टर गौरव गर्ग सर की वीडियोस को आप हर रोज़ का जो है डेली जो वीडियो आता है, करंट वीडियो आता है करंट अफेयर्स का, उसको आप देखो। और रिवीजन करने के लिए उनकी जो एक लंबी वीडियो बनती है, मंथली वीडियो बनती है, वीकली वीडियो बनती है, आती है, उनको आप प्रिपेयर करिए, उनसे आप रिवीजन करिए। कोई चीज़ नहीं याद हो रही है, मेरा ये अपना स्ट्रेटजी होता था, कोई चीज़ नहीं याद हो रही है, उसके लिए आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, बार बार उसको जैसे कैमरे पे फ़ोटो देखते हो उस तरीके से देखो। गारंटी से बोल रहा हूँ वो याद हो जाएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। और फिर उसको आप मॉक जब दे रहे हो तो आप याद करिए कि मैंने इस चीज़ को कहीं पढ़ा था, अब वो अपने आप आ जाता है। ये ह्यूमन नेचर होता है ये। जब आप मॉक देते हो तो वहाँ पर समझ में आ जाता है कि नहीं, इसको हमने कहीं पढ़ा था। और ना याद होते हुए भी मैंने देखा है कि ये साइकोलॉजिकली होता है कि आप टिक कर दोगे इस पर और वो सही हो जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस करा है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए होता है, और यहाँ पर तो मेनली करंट अफेयर्स के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो करंट जीके के लिए करिए, अच्छा इसमें होगा। स्टैटिक पोर्शन आरआरबी पीओ मेंस में आता है। बुक एंड ऑथर्स के इंडिविजुअल सेशंस आते हैं गौरव गर्ग सर के, और भी अफेयर्स क्लाउड पर आता है, अड्डा 24/7 पर आता है। इन सब से प्रिपेयर करिए। बुक एंड ऑथर्स के जो है क्वेश्चंस आते हैं, और भी जो स्टैटिक अवेयरनेस है उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, रिवीजन कर लिए। ठीक है, ये समय जो है वो रिवीजन करने का है। और मैं क्यों कह रहा हूँ रिवीजन करने का है, क्योंकि पहले से तैयारी अगर कर रहे होगे तो ही आपको कुछ अच्छा यहाँ पर रिस्पांस मिलेगा। इसीलिए ये कह रहा हूँ, जिसका नहीं निकला है प्री, जिसका नहीं निकला है, उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी यदि आप कर रहे हो और तैयारी अच्छी है, प्री नहीं निकला, फिर भी आप मेंस प्री सबके लिए लगे रहो। क्योंकि आने वाले दिनों में आईपीएस पीओ है, आईपीएस क्लर्क है, सारे प्री मेंस लगे हुए हैं। जब अभी से प्रिपरेशन अच्छी रखोगे, नहीं तो क्या फिर से जब आईपीएस क्लर्क या आईपीएस पीओ का प्री निकलेगा तो फिर से वहाँ से आप मेंस की तैयारी शुरू करेंगे? नहीं ना, एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अभी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, आपको बेकार लग रहा है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन है नहीं पढ़ने के अलावा। तो ये मेरा जीए सेक्शन को लेकर के कहना था। अब आते हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में क्या करना है और हमने क्या किया है। ठीक है, कैसी प्रिपरेशन उसकी की है। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए लूसेंट की बुक सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मुझे लगी है। लूसेंट की किताब को आप 3 से 4 बार पढ़ डालिए, रिवीजन कर डालिए, उसके जो एक्सरसाइज लास्ट में होते हैं उनको आप सॉल्व कर डालिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे आते हैं जो है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो एक बेसिक नॉलेज आपको, और जैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है कंप्यूटर को लेकर के आपको, फिर भी आप वहाँ पर ठीक ठाक कर ही लोगे। और जिसकी अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर में, जिसको अच्छा आता है कंप्यूटर में, वो तो कर ही लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन जिनको बहुत ही बेसिक नॉलेज है, कुछ नहीं नॉलेज है, तो वो लूसेंट सबसे अच्छी किताब है, उससे पढ़ें आप। उसको आप प्रिपेयर कर डालें 3 से 4 बार। बहुत पतली बुक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3-4 बार उसको आप पढ़ डालो और मॉक में उसको अडॉप्ट करो कि किस तरीके से आ रहा है प्रश्न और हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, और उसको और अच्छे से प्रिपेयर करो। हिंदी इंग्लिश के लिए हमने एक वीडियो बना करके डाली थी कि हिंदी और इंग्लिश में कैसे अडॉप्ट करना है, क्या हिंदी और इंग्लिश में कौन सा सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, इसको लेकर के एक हमने वीडियो डाली है, उससे आप देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, डीआई और क्वांट्स और रीजनिंग की बात आती है। रीजनिंग में मेरा ये मानना है कि आप अभी मेंस के लिए जो लेंदी पजल्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। अभी आप लेंदी पजल सॉल्व किए रहोगे तो क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में लेंदी पजल टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अभी जो लेंदी पजल सॉल्व किए रहोगे उससे थोड़ा आसान पजल आएंगी।
मेंस की परीक्षा में, ठीक है। तो वहाँ पर और भी सेक्शंस और भी जो पैटर्न है रीजनिंग के, उनको सॉल्व यदि कर लिया आपने तो उसके बाद आपके पास समय बचेगा, या पहले ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट रहेगा जब आप लेंदी पजल्स किए रहोगे, और वहाँ पर उससे थोड़े आसान आएंगे तो आपको पजल सॉल्व करने में आसानी होगी, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और यदि आप छोटे छोटे पजल सॉल्व किए रहते हो, नहीं उतनी अच्छी प्रैक्टिस पजल्स की किए रहते हो, तो आकर के वहाँ पर रैंडमली जब आपके सामने इंटरफेस आता है पजल वाला, तब आप वहाँ पर परेशान हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, फिर घबरा जाते हो और बेकार गलत हो जाती है। पजल सॉल्व भी करते हो तो वो गलत हो जाती है, ठीक है। पजल जिनकी नहीं अच्छी है वो थोड़ा सा बचिएगा। और भी पैटर्न है, स्टेटमेंट अजम्पशन है। स्टेटमेंट अजम्पशन में क्या करना है, कोई बहुत ज़्यादा बस एनालिटिकल अप्रोच आपका होना चाहिए, ठीक है। सोच समझ के आंसर दीजिए, वहाँ पर टिक कर दीजिए, सही हो गए, मार्क्स मिल गए। एक 1.5 और 2 मार्क्स के ऐसे कुछ आते हैं, मुझे याद नहीं है, तो वो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। निगेटिव मार्किंग से बचिएगा, डिस्परेशन से बचिएगा, डिस्परेट होकर के अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में बचिएगा। किसी भी सेक्शन को लेकर के, रीजनिंग को ही नहीं बता रहा हूँ, किसी भी सेक्शन को लेकर के इन सब से बचिएगा। स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, वहाँ से आपको मार्क्स बढ़िया से मिल सकते हैं, आसानी से मिल सकते हैं। सिलॉक्स हैं, सिलॉक्स का कभी कभी मेंस में थोड़ा सा टफ पैटर्न आता है, वहाँ पर अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छे से किए हो तो आ जाएगा। रिलेशंस के प्रश्न आ जाते हैं, थोड़ी भी अगर इन सब की ठीक ठाक प्रैक्टिस आप किए हो ना, तो यहाँ से आप मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग में ऐसे आपको कर लेना है। अब आते हैं क्वांट्स पर। तो क्वांट्स में क्या करना है कि डीआई, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग या क्वांट्स में दो में से कोई एक सेक्शन होगा जो आउट ऑफ बॉक्स रहेगा। अब यहाँ पर आपको पहले से ही आपको एक बार देख लेना है वहाँ पर कि कौन सा आउट ऑफ बॉक्स है, समझे। उसके बाद वहाँ पर बहुत ही बच करके अटेम्प्ट करने हैं। हमने क्या किया था, 2019 के मेंस की परीक्षा में क्वांट सेक्शन बहुत ही ज़्यादा टफ आया था। तो जिसका अच्छा है वो तो कर ही लेंगे, और जिसका नहीं अच्छा, मेरा नहीं बहुत अच्छा है क्वांट्स, तो वहाँ पर 4 प्रश्न मात्र किए थे। और यह नहीं सोचना है कि अगला जो बगल में बैठा हुआ एस्पायरेंट है वो तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर ले रहा है, अरे मेरा तो हो नहीं रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं बन रहा है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत ही बच के अटेम्प्ट करिए। मैंने 4 प्रश्न किए थे और मेरे 6.5 नंबर आए थे। वहीं दूसरे एस्पायरेंट्स को मैंने देखा, बहुतों को देखा 12 प्रश्न 13 प्रश्न कर दिए, नहीं अच्छा है, फिर भी वो डिस्परेशन में आकर के अटेम्प्ट कम हो रहा, अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी को बेकार कर दिए, अटेम्प्ट 12 अटेम्प्ट 13 अटेम्प्ट कर दिए और निगेटिव मार्किंग हो गई। ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर हुआ लेकिन इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। तो इनसे बहुत बचिए। 4 प्रश्न करके आइए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं वो 4 प्रश्न सही हैं। मेंस में यदि सेक्शन बहुत ही ज़्यादा टफ आया है तो उसी अकॉर्डेंस में आपका कट ऑफ भी रहेगा, ठीक है। कहीं और सेक्शन जो आपका अच्छा है उसको आप अच्छा अटेम्प्ट वहाँ पे बना लीजिए और ओवरऑल कट ऑफ को आप बढ़ा लीजिए अपना, ठीक है। तो क्वांट्स में इस तरीके से, क्वांट्स ही नहीं किसी भी सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा बच के अटेम्प्ट करना है। अगर बहुत टफ आ रहा है तो डिस्परेशन में जा कर के अटेम्प्ट को बढ़ाने के चक्कर में गलत नहीं करके आना है, एक्यूरेसी नहीं बेकार करनी है। डीआई कर पाओगे, वहाँ पर डीआई डुएबल होती है। बहुत ज़्यादा कोई डीआई होती है, 1-2 डीआई होती है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ जाती है तो वो नहीं कर पाने लायक होती है, तो वहाँ पर उसको स्किप कर दीजिए यदि नहीं अच्छा। और जिसकी क्वांट्स अच्छी होती है वो तो अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। यदि आपकी नहीं अच्छी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मत करिएगा उसको, गलत मत कीजिएगा, बस एक्यूरेसी को मेंटेन करिएगा। और भी जो है कभी मिसिंग डीआई आ जाती है, कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाती है, रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाती है, तो उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशंस भी आ जाते हैं, ठीक है। उसमें जो है जो आपके सेंटेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी टफ आते हैं या बन भी जाते हैं, तो उसको अटेम्प्ट कर लेना है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ अब क्या है, जो बचे हुए समय हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है कि मॉक
देने हैं और परसेंटाइल चेक करनी है अपनी। परसेंटाइल चेक करिए और देखिए कि कहाँ पर आपको किस सेक्शन पे, किस सेक्शन के किस टॉपिक पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। छोटे छोटी कमियां होंगी, उसको आप सुधार लो, वहाँ पर अच्छा अटेम्प्ट कर लोगे, सुधार लो। अभी उतना समय है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स कर रहे हैं आप, उनको आप इम्प्रूव कर लें। मॉक पूरा दीजिए, आधे मॉक दे करके मत छोड़ो। कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा कि आपने पढ़ाई की है। मॉक को पूरा दो और परसेंटाइल देखो, एक एक प्रश्न की एनालिसिस करो। मैं तो इवन ये कहूँगा कि आप पूरे परीक्षा के जो समय बचे हुए हैं उन पूरे समय में यदि आप मॉक दे रहे हो और उसकी एनालिसिस कर रहे हो, इतना भी अगर कर रहे हो, तो परीक्षा अच्छा चले जाने का आपका पूरा चांस है, पूरी संभावना है। ठीक है। बाकी जीए सेक्शन को हर रोज़ रिवीजन करना है, छोड़ना नहीं है। और जो सेक्शन आपका नहीं अच्छा है, हर रोज़ उसकी क्विज़ दीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्विज़ आपके लिए अलग अलग सेक्शंस के अड्डा 24/7 के ऐप से, स्टडी IQ के ऐप से क्विज़ सॉल्व कीजिए। वो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा, अभी ओवरऑल आपको रिवीजन करना है और मॉक देना है, अल्टीमेटली मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है। तो इस तरह से करिए, आप इंडिविजुअल कट ऑफ को क्लियर कीजिए, ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कीजिए, अच्छा अपना अटेम्प्ट बनाइए। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, जब मेंस क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है। तो मेरा ये यहाँ पर आपको बताने का मोटिव था, इस वीडियो को बनाने का मोटिव था, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, मॉक देते रहिए। थैंक यू।